नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ टाटा स्टील के बारे में, क्योंकि टाटा स्टील के ऊपर मुझे लगता है टेक्निकली एक बिग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। और क्या सचमुच उस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बेसिस में काम इस कंपनी के ऊपर मैं करूंगा, तो उसी के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ कंपनी का डिटेल्स नहीं, कुछ ऐसे हिडन टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए, टाटा स्टील सबसे एक पुराना कंपनी है टाटा ग्रुप के। और जमशेद जी टाटा ने इस कंपनी का शुरुआत किए थे। और आज भी इस टाटा स्टील इन ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करते हैं। जैसे इंडिया हो गया, यूरोप कंट्री हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में कंपनी काम करते हैं। तो टाटा स्टील का सबसे बड़ी बात यही है कि टाटा स्टील इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर मैं टाटा स्टील के पेयर ग्रुप से बात करूं तो आप देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील वो नंबर 1 पोजीशन में है, टाटा स्टील सेकंड पोजीशन में है। तो क्या टाटा स्टील के सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? चलो कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, उसके बाद में टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं टाटा स्टील के बारे में बात करूं तो देखिए, कंपनी के जो वैल्यूएशन है, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। देखिए, क्योंकि कंपनी का खुद के पी रेशियो 54 है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 18 के आसपास है। अगर मैं इसको पी रेशियो के हिसाब से देखूं तो देखिए, एक टाइम इसका पी रेशियो चला गया था 200 के आर पार। तो आज करेक्शन होकर 60 तक तो आया है। मगर पिछले जो इसका वैल्यूएशन था कोविड के टाइम के बाद, कोविड के टाइम में भी देखा जाए तो 6.8 के आसपास था। मतलब इसका खुद के पी रेशियो से 6 गुना ज्यादा कंपनी हाई पी रेशियो में चल रहा है। और यही कारण है जिस कारण की वजह से कंटिन्यूसली गिरावट का माहौल दिखे। और दूसरी बात ये भी है कि जब वैल्यूएशन लो था उस टाइम कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत ज्यादा था। और अभी देखिए, वैल्यूएशन हाई है और अर्निंग पर शेयर कम हो चुके हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि कंपनी के ऊपर जो प्रेशराइज है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। देखा जाए तो अभी भी कंपनी के ऊपर जो प्रेशराइज है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर बाकी चीजों को समझिए। बाकी चीजों को समझने के लिए कंपनी को क्वार्टरली रिजल्ट को देखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कंपनी के जो सेल्स का आंकड़ा है वो हमेशा एक ही रेंज के अंदर होता है, इससे ज्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं, इस तरीके से रेंज के अंदर होते हैं। और नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखा तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बुरी तरीके से इस बार खराब हुआ है। बुरी तरीके से खराब इसलिए कहूंगा क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि पिछले क्वार्टर की तुलना से इस बार कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हुआ, तो ऐसे बिल्कुल नहीं। लास्ट 2 क्वार्टर से प्रॉफिट ज्यादा तो हुआ है, मगर पिछले सालों की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिवली तो बढ़ा। अल्टीमेटली कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो किस कारण कम हुआ था पिछले सालों में, क्योंकि आधा से इनकम कंपनी का 6,500 करोड़ लॉसेस में था। तो एक कुछ कारण है जिस कारण और स्टील सेक्टर के ऊपर में उतना ज्यादा पॉजिटिवली इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि स्टील सेक्टर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होते हैं। ग्लोबल मार्केट के प्रेशर के कारण कंपनी के लगातार एक करेक्शन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर मैं इसी चीज को एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से देखूं, देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट किया है, ऐसे नहीं कि ट्रस्ट नहीं किया। पब्लिक, प्रोमोटर, एफआईएस हर किसी के पास होल्डिंग्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो देखिए कंपनी ने जो कर्जा पहले ज्यादा लिया करता था, धीरे धीरे करके कम तो किया, फिर से वो कर्जा बढ़ाना शुरू कर दिए। मतलब कर्जे के जो अमाउंट्स है वो अभी भी पॉजिटिवली ज्यादा होता हुआ देखने को मिला है। उसी के अकॉर्डिंग कंपनी का जो आधा एसेट है, अगर उस एसेट को देखा जाए तो एसेट भी कंपनी का कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, नेगेटिव मतलब वीकनेस हिसाब से देखने को मिला, क्योंकि पहले ज्यादा था, अभी कितना है, कम हो चुके हैं। मतलब एसेट भी कम हुआ है। तो सारे पॉइंट्स को देखते हुए कंपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में हमेशा इसी तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। अभी चलो कंपनीज के कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले एक चीज को नोटिस करना, कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ इतना ज्यादा क्यों है? उसके पीछे एक ही रीजन है। कंपनी ने जो पिछली बार का जो लॉसेस किए थे पिछले सालों में, उस लॉसेस इस बार प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। तो इतने बड़े लॉस से डायरेक्ट प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ, इसके कारण ही कंपनी को यहाँ पे पॉजिटिव प्रॉफिट देखने को मिला है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूं तो ध्यान से देखना। तो टेक्निकली मुझे एक बहुत शानदार टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखने को मिला। कंपनी 52 वीक का हाई, ये जो लाइन है 52 वीक का हाई का लाइन है, और ये नीचे जो लाइन है वो 52 वीक का लो का लाइन है। अगर दोनों को देखो तो कंपनी लगातार गिरते गिरते 52 वीक का लो को लाइन को टच करने के लिए आ गया।
अगर इस लेवल को टच करे तो फिर से वो बाउंस करके 52 हाई लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे। अगर इसी चीज को मैं पहले बैक टेस्टिंग करके दिखा दूं, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे भी देखिए सीधा सीधा 52 लो को टच किया था और उसके बाद धीरे धीरे करके 52 हाई को भी यहाँ पे टच किया। मतलब कंपनी एंट्री पॉइंट से अगर मैं स्पीक लेवल तक देखूं तो ओवरऑल 435 डेज लगा 24% गेन पाने में। उसी तरीके से अगर मैं और भी बैक में जाऊं और यहाँ पे भी देखूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एंट्री हुआ था और यहाँ पे उसका क्लोजिंग प्राइस हुआ था। मतलब 254 डेज में 64% का गेन हुआ था। उससे भी पहले आप देखेंगे तो और भी देखिए बहुत सारे इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। हाँ, कोविड के पहले कंपनी का सिचुएशन अलग था। कोविड के टाइम में करेक्शन भी हुआ था, उसके बाद रिकवरी भी किए। तो सीधा सीधा कहूँ, अगर आप इस पॉइंट के बेसिस में भी देख रहे हैं तो यहाँ से अगर देखूँ तो कंपनी ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। अगर फिर से कोई व्यक्ति अगर नीचे एवरेज किया होता इस जगह पे तो उसका अच्छा खासा यहाँ पे 58% का गेन मिल जाते। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजीज आपको मिलेगा कहाँ पे, आपको जाना है इंडिकेटर्स में, आपको सर्च करना है 52 वीक का हाई लो और ये जो मतलब स्ट्रेटेजीज का नेम है, इस नेम को ऐड करना है। नेम ऐड करने के बाद और कुछ नहीं करना है, आपको इस तरीके से लाइन दिखेगा, उस लाइन के बेसिस में आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। वीडियो में आगे जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।